से विजय बघेल दोबारा से चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने के लिए इस बार भी कांग्रेस ने राजेंद्र साहू पर दांव लगाया है। अगर पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के विजय बघेल ने सीट पर 39,000 वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी। क्या इस बार भी विजय बघेल इस सीट से विजयी होंगे या फिर कांग्रेस के राजेंद्र साहू इस सीट पर सेंध लगाने में कामयाब हो पाएंगे? दुर्ग की जनता इस बार किन किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेगी? दुर्ग से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। चाय चल रही है क्योंकि हम सिविक सेंटर में मौजूद है और ये युवाओं के लिए और तमाम दूसरी चीज़ों के लिए फेमस है। एक बात बताइए, कहाँ गए हैं? आंध्रा से। आंध्रा से आए, यहाँ कैसे? बीएसपी में काम कर। बीएसपी में काम करते, कब से रह रहे हैं? 2021 तो आई थिंक तीसरा साल। तो जान गए होगे भिलाई को। वोट बन गया यहीं का? नहीं, अभी नहीं बना। आंध्रा की राजनीति घर में बात होती होगी तो क्या कहती है? नॉर्मल हम लोग उतना बात नहीं करते हैं घर राजनीति। में बात राजनीति की नहीं होती। अच्छा, देश में जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो कैसे लगते हैं? ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर आपने सुना होगा कि दोनों लोग चुनावी मैदान में किसका पलड़ा या किसकी चर्चा भारी हो रही है ऑफिस में जब लंच में बैठते हैं? बात बता दें, ये आंध्रा से इसलिए क्योंकि बीएसपी को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इसको रशियंस ने बसाया था। कुछ और लोग हैं, ये नेताजी बताएंगे। ठीक, साफा पहने इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये बताओ मुझे, यहाँ से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? यहाँ से भी बीजेपी ही है और कैसे कांग्रेस कैसे ही आएगा? क्यों वोट देंगे कांग्रेस का? एक ठोक आप अच्छा काम बताओ, उसको थोड़ी ना हम वोट देंगे जो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के आतंकवादी के लिए रोएंगे। आप बताओ, या उनको वोट देंगे जो राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करे, उस पार्टी को वोट देंगे। और इन लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई भैया? तो फिर अभी अगर महंगाई बढ़ गई 2004 के मुकाबले आज के डेट में कैसा चल रहा है आप खुद देखो। 2004 में भी तो उसका प्राइस है। बीजेपी वाले तो नहीं हो? नहीं, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, आप चेक कर लो, मैं नॉर्मल हूँ। देखो मेरे इंस्टा का आईडी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इंस्टा आईडी आ रहे, तुम नाराज मत हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, ये 4 लोग हैं यहाँ से। हाँ। एक सरोज पांडे, भूपेश बघेल, ये सारे लोग बाहर का हूँ। अच्छा, मैं यहाँ का क्या कर क्या रहे हो? यहाँ तो मैं अपने मेरे मामा जी का घर है, मैं उनके घर पे आया था। तो ये तो फेमस कॉफी पॉइंट है करके यहाँ कॉफी नहीं पीने ही चाहता था कि मैं कॉफी पियो। कुछ 3 और दोस्त हैं, जरा इनसे बात कर ले तो मैं बाद में देख लूंगा। थोड़ा आपकी बात सुन लो। आप लोग कहाँ के हैं? भिलाई के ही हैं। अरे तो बस शानदार है, एक आंध्रा के मिल गए थे, हम थोड़ा कंफ्यूज। ये मुझे बताइए, भिलाई से 4 लोग हैं, आप भी आ जाओ ना, भागते क्या रहे यार? 4 लोग हैं, 4 लोग अलग अलग सीटों पे जाके लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कोई खास वजह आपको समझ आती है? कोई टिप्पणी टीका? नहीं, मैं प्रॉपर भिलाई से नहीं, मुंगेली से। अभी जॉब वही है, मैं अभी छुट्टी में आया हूँ। मैं अरे यार गुरु, तुम कंफ्यूज कर दे। ये भिलाई में रहते प्रॉपर करूंगा। अच्छा, मुंगेली में क्या स्थिति है? वहाँ टोकन साहू को मिला है टिकट, उधर निकाल देंगे वो? पता नहीं। फिर अभी बोलते हो वहीं का, फिर पता नहीं बोलते तो नहीं देखते ना इतना न्यूज भैया। अभी ये बताएंगे आप? ये अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ मत कहिए। ये बताइए, देश में जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो कितने सटीक हैं इस देश के लिए, और जो दूसरे प्रयास कर रहे राहुल गांधी, वो कितने सटीक नजर आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी, और मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के तो खिलाफ नहीं हूँ, मैं कि पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैं बस यही है कि जो देश के लिए, देश के बारे में सोचते हैं वो पॉलिटी में आना जरूरी है मेरे हिसाब से। जो देश के बारे में, इन द सेंस देश के युवाओं के बारे में जो सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, जो भी देश के हालात जो चल रहे हैं, लद्दाख में जो हालात चल रहे हैं, लद्दाख में हसदेव में जो जंगल कटे उसको लेके जो सोचना चाहते हैं, या युवाओं के बारे में कि सोच कौन रहा है, ये भी तो बताइए। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊंगा। मेरे को जो लगता है वो तो मेरे को मौका मिलता है, मैं बोलता भी हूँ। मेरे को राइट दिया गया चौथे स्तंभ का, मैं बोलता हूँ जब मुझे मौका लगता है। अभी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका सुझाव क्या है? मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा काम है। जिस तरीके का उन्होंने काम दिल्ली में किया हुआ है, खासकर जिस तरीके से उन्होंने एजुकेशन में काम किया है, और आपका हर एजुकेशन से लेके महिलाओं के लिए जो काम किया है उन्होंने, और बाकी जितने भी काम है, मेरे को जहाँ तक लगता है उनके छोटे से लेके बड़े काम तक जहाँ वो कर रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, जिस तरीके से उनको सोचना चाहिए, वो काम मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। आम आदमी यहाँ खाता नहीं खोल पाई। अब देखिए, अब देश के सवाल है तो उनको देश में अगर आते तो देश में उनको चांस मिलेगा, मौका, और मेरे हिसाब से नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। नई पार्टी को मौका मिलना, देखिए केजरीवाल के बारे में चर्चा है, केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। कुछ और दोस्त हैं, उनसे आप ही रुक जाओ। क्या यार, हमको लगा। एक बात बताइए, यहाँ से 4 लोग हैं। एक बीजेपी से सरोज पांडे कोरबा चली गई, 3 और लोग हैं।
यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है, ऐसा हुआ क्यों? आखिर इस सीट को से ऐसा क्या था नाराजगी में? अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, पार्टी बिठाती है, ये दिल्ली से डिसाइड होता है। यहाँ वालों की कमी ओपिनियन ली जाती है, जो हाई कमान है वही ज़्यादा डिसाइड करती है ये सब चीज़ें। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका उतना वट तो था कि वो अपनी सीट से लड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं उनको मना कर देते। देवेंद्र यादव राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उनकी भी उतनी चलती है। सरोज पांडे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की करीबी है, उनकी भी बात हो सकती थी। तो पार्टी ऐसा कौन से कॉम्बिनेशन में डाल दिया कि आप यहाँ से नहीं वहाँ से जाइए? ताम्रध्वज साहू को हम बेचारा मान सकते हैं, लेकिन 3 नाम लिए, उनको तो मान ही सकते। बात यह है कि रिजल्ट पे डिपेंड करता है। सरोज जी एक बार नहीं जीत पाई थी पिछले बार में, है ना, तो उनकी जिम्मेदारी क्या पता कम कर दी होगी, लेकिन वो भी कद्दावर नेता हैं। तो अब मैं जैसे बोला कि पॉलिटिक्स में दूसरी बात पे आते हैं। लोकसभा का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा और तमाम चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएगी। मुझे एक बात बताइए, लोकसभा के हिसाब से या लोकसभा में जो नेता चुना जाएगा उससे क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि कभी भी किसी पार्टी को देख के वोट नहीं देना चाहिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन व्यक्ति खड़ा है। आपने बहुत सुंदर बात की, मैं बहुत दौरा कर रहा हूँ लेकिन गारंटी और तमाम चीज़ें चल रही हैं। आपने बहुत सुंदर बात की। अब आपको कौन लगता है, कौन मजबूत नजर आता है? देखिए, अब काफ़ी अच्छे कद्दावर नेता उतरे हैं, लेकिन क्या है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर कुछ है तो देखना चाहिए, कितना काम किया है, कितना के लिए कौन कितना काम कर सकता है उसको देखना चाहिए। कौन नेता ये आश्वासित कर सकता है हमें कि भिलाई का भविष्य क्या होगा। क्या एक व्यापारिक शहर के तौर पे इसको बनाना चाहते हैं या एक आईटी सेक्टर के तौर पे बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि एक आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। एग्जैक्टली, तो ऐसा मतलब हमारे चुने जो भी नेता चुन के आता है, जो भी सांसद यहाँ से चुन के आता है, उनसे हमारी यही अपील है कि यहाँ पे किसी तरह से रोजगार लाने के लिए आप यहाँ पे एक आईटी सेक्टर का निर्माण करें। जैसा एमपी में आप देख सकते हैं, इंदौर में हुआ है। और टीसीएस का बहुत बड़ा हेड हो गया है। क्यों? क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि हम सब देंगे फ्री, आपको SEZ भी देंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पर 50% आप वर्कर्स हमारे रखो, हमारे डोमिसाइल के। वो अगर यहाँ ये सुझाव है। हाँ, ये मेरा ये सुझाव है कि यहाँ पे अगर हम आईटी से इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लाके बसाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, एक आईटी सेक्टर खड़ा करते हैं यहाँ पे, तो जिससे यहाँ के युवकों को रोजगार भी मिलेगा और शहर और आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम पुणे बढ़ा है, पुणे का आपने जिक्र किया, भिलाई को लेकर कई बार उम्मीद होती है कि हो सकता है, नकारा नहीं जा सकता। मुझे ये जानना है कि तो कौन लगता है, कौन इस चीज को जो आप चाहते हैं वो कर सकता है, एक स्टेप लेके आगे बढ़ सकता है? एक नेता या कोई पार्टी जो केंद्र में अपनी अच्छी पकड़ बना सकता है और केंद्र में अपनी बात निर्भीकता से रख सकता है, वो ये कौन है? वो सकता है। अब वो हमारे उम्मीदवारों के अंदर होना चाहिए, वो चीज की हमको रखना है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत है, नहीं देना चाहते, लेकिन वही है कि देखिए जैसे हमारी उनसे यही उम्मीद है कि वो ये बात को वहाँ रखेंगे बिना डरे और बिना अपने उसके। आपका शुभ नाम? श्रेय। आप? प्रदीप बौड़ाई। प्रदीप और श्रेय ने जो बात कही, बात सारी कह दी, लेकिन राजनेताओं का जिक्र नहीं किया। ये भी एक काबिलियत होती है, जिस काबिलियत का इन्होंने परिचय दिया। हाँ, आप यही से। आप लोग पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? क्या है पढ़ाई, किस में? मैं नहीं पढ़ रही, वो पढ़ रही, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं फिर आपसे बाद में समझ लूंगा थोड़ा। मुझे ये बताइए, देश में जो मौजूदा राजनीति है, देश के प्रधानमंत्री, वो कैसे लगते हैं? देश के प्रधानमंत्री जो अभी अच्छे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है। एकदम डीपली मुझे नहीं पता है। इतना ऊपर से बता दीजिए, क्या ये यूपीएससी की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर बताएंगी, उसके बाद उनसे समझूंगा। ठीक है, सब नॉर्मल है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं नॉलेज, आप इन्हीं से पूछिए। नहीं, आपको थोड़ा बताना तो पड़ेगा। ये बताइए, नहीं जबरदस्ती कुछ नहीं है, नहीं जबरदस्त नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं ये भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, आप नाराज मत होइए। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है, जो मौजूदा राजनीति है, सबके अपने अपने सुझाव हैं, सब किसी न किसी राजनेता से या देश में कुछ चाहते हैं कि ये होना चाहिए। जब कुछ हो जाता है तो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी अच्छी होती तो ये बात नहीं होती, तो हम कहते हैं ना। तो इस लिहाज से यदि देश में जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो बेहतर हैं कि बदलाव होना चाहिए? बुरे तो नहीं है, बुरे तो नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्रयास वो भी मौका सबको मिलना चाहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कामयाब होने के लिए पढ़ाई के घंटे गिनने की कभी जरूरत नहीं होती। लक्ष्य के मुताबिक पढ़ाई करने की जरूरत होती है।
लक्ष्य से ही पढ़ाई के घंटे तय होते हैं और ये साबित किया दिल्ली की हर्षिता ने। हर्षिता शर्मा ने सेल्फ स्टडी से यूपीएससी में 214वीं रैंक हासिल की है।